ओके, सो प्रीवियसली आई गेस 75 80 तक हो गया था हमारा डिस्कशन, क्वेश्चन 80 तक हो गया था। बताएं उसके बाद में से डाउट्स बताएं, 80 के बाद में से 85 तक बताएं। 81, 83, चलो देख लेते हैं, थोड़े डाउट देख लेते हैं पहले, थोड़ा सा और आइडिया क्लियर आने लगेगा हमें। ओके, सो इसका मतलब ये कि एक किसी कर्वेचर का एक रेडियस का है कोई कर्वेचर, उसमें एक छोटा सा बॉल एसएचएम कर रहा है। तो इसका मतलब हमें पता है कि यार ये अगर एसएचएम कर रहा होगा तो किसके अबाउट इसके ऑसिलेशन को कंसिडर करेंगे, सेंटर के अबाउट। ओके, सो मतलब इसके सेंटर के अबाउट विल कंसिडर इट्स ऑसिलेशन। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड एवरीवन। ओके, सो हाँ, सो इसके टाइम पीरियड का ऑसिलेशंस का हमें देखना रहेगा। सो मतलब ये कि दिया हुआ है कि रेडियस इतना है और एम मास का पार्टिकल है, तो मतलब इसे एज अ सिंपल पेंडुलम ही आपको ट्रीट करना है। यार ये समझ आया कि आपको उसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कैसी फील देगा, एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड जैसी ही फील देगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 L के जगह पर क्या यूज करेंगे, जो आर मिल रहा है वहां पर। ओके, ठीक है, 82 देखें। यार देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, और ये मतलब अभी समझा रहा हूँ तो थोड़ी सी हैबिट डाल लेना सब लोग कि कैसे करना है। पहले भी बताया हुआ है कि दो वेलोसिटीज दी है, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताया था यार पहले भी, x1 है। यहाँ पे v2 इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब इससे दो इक्वेशन है, दो अननोन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, जब हमें क्या चाहिए, जब हमें a चाहिए होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। सो अगर हमें a चाहिए तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और ओमेगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या आंसर आएगा, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, a। समझ आया क्या। और जब हमें ओमेगा फाइंड करना होगा, जब हमसे क्या पूछा है, ओमेगा, तो अगर हमने डिवाइड किया तो ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो उससे बेटर क्या है कि दोनों साइड को क्या कर दें, स्क्वायर करके इक्वेशन जैसे लिख देते हैं। तो ये हुआ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई किया, सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए मुझे, दोनों इक्वेशन को अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है, मतलब a हटाना है ना, तो ये टर्म कब हट जाएगा, जब हम क्या कर दे दोनों इक्वेशन को, यार बताएं। डिवाइड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओमेगा आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस
v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। v1 में माइनस v2 करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब कौन सा प्लस आएगा, x2 पहले आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओमेगा आ गया मतलब t आ गया। समझा कि नहीं यार दोनों पैटर्न? यस यस सर। सर। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में ए पूछ सकता है, एक में ओमेगा पूछ सकता है। ये देखो 82 में ओमेगा पूछा है, टी आ जाएगा, और 83 में ए पूछा हुआ है। क्लियर है सबको सॉल्व करना? यस सर। ओके गुड। सर बताएं 85 तक कोई और डाउट? 85 85 चले यार 85 देख लेते हैं। ओके हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी हम समझ पाएंगे कि वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x। तो यार ये इक्वेशन दी है ना यार, अब तो थोड़ी इधर उधर सॉल्व करना तो आना ही चाहिए यार। dv by dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब हमें क्या करना चाहिए, dx को राइट साइड। बस dx को राइट साइड किया और इंटीग्रेट कर देंगे, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx ये हो गया, और हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन में लिमिट गलत लग जाती है, जब वो 0 पर था तब स्पीड क्या थी, v नॉट। v नॉट, तो जब वो x 0 पर था तब स्पीड थी v नॉट, जब वो कहीं x पर पहुंच गया तब उसकी स्पीड हो गई v। तो लिमिट अगर गलत लगाए तो थोड़ा सा आंसर गलत आ जाता है। अभी हमें इसका पता है आंसर क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लगाएंगे, v नॉट टू v माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या रहेगी 0 टू x। तो काम बन जाएगा, 2 दोनों के क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन। समझा है सबको? तो क्या आंसर दिखेगा आपको यहाँ, कौन सा ऑप्शन, b। बी वाला। ठीक है, अप टू 90 बताएं। 87 89 88 89 सारे स्टूडेंट 8 9 भाई बहुत डिमांड में है, 7 8 9 चले देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 7 8 9 द टेंजेंट ऑफ इट्स इनिशियल फेज, मतलब ये पूरी एसएचएम है ना x, मतलब दो एसएचएम को मिला के बनाया ना, 4 cos ओमेगा टी प्लस 3 sin ओमेगा टी। तो यार इसे हमें लिखना पड़ेगा ना, तो क्या समझाया था, दोनों को ड्रॉ कर दो। साइन को कहाँ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस x एक्सिस ये 3 हुआ। कॉस को कहाँ ड्रॉ करते हैं, y y एक्सिस एक्सिस में वर्टिकल पे, ये हुआ 4। अब नेट रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट बिकॉज ये 90 डिग्री पर है तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आंसर आया 5 और ये निकालेंगे अल्फा कितना है इनिशियल, तो tan अल्फा कितना है 4/3 4/3। तो इसका मतलब फाइनल जो इक्वेशन आएगी x की वो कैसी दिखेगी, ये दिखेगी 5 sin ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 4/3। ये यहाँ पर क्या है, अल्फा, ये इनिशियल फेज है, फिर अल्फा है। क्लियर? सर वो 4/3 53 डिग्री की रहती है ना। हाँ बट ऑप्शन में tan नहीं पूछा है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके ओके हाँ सर। नेक्स्ट 88 देखें। अरे फेज मतलब एंगल इंक्रीज बाय दिस इन दिस सेकंड, इसका मतलब थीटा इंक्रीज बाय मतलब चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या चीज दी है, इसका मतलब ओमेगा 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 दिया है यार, ठीक है। और क्या लिखा, 10 पाई इन हाउ मच सेकंड 10, 10 तो आंसर सेकंड कितना आ गया, पाई पाई रेडियन पर सेकंड। और फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पता है ना, 1 ओमेगा क्या 2 होता है, पाई 2 पाई एफ।
f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पे, मतलब कितना आ गया 1/2। हाफ हर्ट्ज। तो ये तो डाउट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं कि ओमेगा रियल में डिफाइन कैसे होता है, चेंज इन एंगल अपॉन टाइम से। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट हाँ क्लिक नहीं होता दिमाग में कि करना क्या है। ठीक है, 89 रीड करते हैं। ओके, अगेन इन फेज। अगेन इन फेज मतलब रियल में अगर देखो तो इन फेज तभी पॉसिबल है जब वो वापस मीन पोजीशन में आ जाए, ये जहां से स्टार्ट हुए वहीं से स्टार्ट हो। ये पॉइंट समझ आया ना? तो इसका मतलब ये है कि एक पी है, उसका टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड, और दूसरा कितना है क्यू 5 सेकेंड। इनका जो कॉमन होगा, इनका जो कॉमन एलसीएम होगा वही क्या होगा, वही एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद दोनों मिलेंगे। मतलब सोचो मैं लिख देता 2 और 5, तो पहले ये 2 पे मिलता, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, जबकि ये पहले 5 पे फिर ये 10 पे। तो इसका मतलब ये वाला कितना ऑसिलेट कर लेता 2, और ये वाला 5। समझ आया? तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर ये 2 सेकेंड होता और ये 5 सेकेंड होता, तो फील कर लो ये किस तरीके से ऑसिलेट करता। ये करता 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, ठीक। और ये क्या करता 5 पर और फिर 10 पर। तो दोनों कब मैच करते हैं, ये 2 ऑसिलेशन करता और ये 5 ऑसिलेशन करता। कोई डाउट क्या? और दोनों कहाँ पर मिलते हैं, 10 सेकेंड्स बाद वापस से इन फेज में आ जाते हैं। तो इसका मतलब 1 और 5 है, तो ऑफ कोर्स 1 वाला कितने कर लेगा 5। 5, तो ये कर लेगा 5 ऑसिलेशंस, और ये 5 वाला कितना कर लेगा 1 ऑसिलेशन। इन फेज आने का मतलब ये है अगेन एट मीन पोजीशन। ओके, सो अगेन इन फेज मतलब अगेन एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट। डन। तो क्या आंसर है, किसका वाला ऑसिलेशन पूछा हुआ है 1 सेकेंड वाले का। तो 1 सेकेंड वाला पी वाला कितने कर लेगा 5 ऑसिलेशन कर लेगा। यार क्लियर है 89? सर चले 95 तक बताएं। 93। 95। 93. 93 बहुत डिमांड में है, चले देख लेते हैं 93 एंड 5। ओके, सो 93 कुछ तो बढ़िया सा लग रहा है। एक का टाइम पीरियड क्या है, ए का टी और बी का कितना है 5t/4, मतलब बेसिकली कितना है t प्लस t/4। अब समझना कि यार दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखना है। तो मुझे पता है कि ए वाला क्या करेगा टी टाइम पे कंप्लीट कर लेगा, ए वाला वापस से 0 पर आ जाएगा टी टाइम पर बाद। हाँ सर। अच्छा, अब बी की प्रॉब्लम ये है कि क्या बी टी टाइम पर वापस पहुंच आएगा क्या, नो सर। नहीं, बी कहीं रह जाएगा, क्योंकि बी तो कहाँ कब पहुंचेगा t प्लस t/4 पे कंप्लीट पहुंचेगा ना। बता पहले ये क्वेश्चन समझ आया है नहीं, क्या पूछ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो अब हमें यार देखना पड़ेगा कि कब मतलब कितना उनपे ये डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस। ओके, तो देखें कैसे निकाल सकते हैं।
फेज को एक तो पहले कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कॉमन सेंस क्यों नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, 5t/4 के 1/4 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक, उनमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, टी में से माइनस करना पड़ेगा कि ऐसे कितने पार्ट चले गए, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट पे बचा। ये फिर यहाँ से रिमेनिंग टाइम इसका कितना है, t/4, मतलब यहाँ पर अभी रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, t/4। ये समझ आया कि रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, यस सर। t/4 बचा है। अच्छा, टोटल टाइम इसका कितना था, टोटल था 5t/4, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना है, टी नहीं नहीं नहीं, 5t/4 था, t कंप्लीट किया, t/4 रिमेनिंग हुआ, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/5 ऑफ टोटल। कुछ समझ आया कि रिमेनिंग कितना है अभी इसका, हाँ सर। 1/5 sir. ऑफ टोटल। सो फील करना कि ये अपना है टोटल टाइम पीरियड, जबकि रिमेन कितना है, t/4 है। सो आई कैन से कि टोटल का 1/5 रिमेनिंग है। यहाँ ये लाइन समझ आई। सो 1/5 तो मतलब कितना एंगल रिमेनिंग है, समझ आया क्या क्या पूछना चाह रहा है। सो रिमेन एंगल कितना हो जाएगा, 360/1/5, और 360 को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई। 2π। बताएं समझ आया कि नहीं, फेज कैसे देख रहे हैं। फिर से समझाता हूँ, एक था टाइम पीरियड t, दूसरा था 5t/4, तो मैंने पहले चेक किया कि दोनों में रिमेनिंग कितना बच रहा है। तो जो बी वाला है उसको कितना टाइम अभी रिमेन है वो कवर करने में, t/4 से बाकी है। बट मुझे ये चाहिए कि टोटल टाइम का कितना है, पार्ट है ये। अगर टोटल टाइम का ये 5% है, इसका मतलब टोटल टाइम मतलब 2π एंगल ना, उसका 5% एंगल कवर करना भी बाकी है। समझ आया। Yes, sir. हाँ, तो ये तो था एक लॉजिकल अप्रोच, और ये बहुत ही फास्ट हो जाता है। बट यार कई बार हो जाता है कि एग्जाम में लॉजिक कुछ लोगों को नहीं क्लिक करता है कि यार क्या करना है। तो अगर लॉजिक क्लिक नहीं करता है तो बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड बताता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं इसे। हमें क्या चाहिए, फेज एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा थीटा चाहिए। ये समझ आया, फेज डिफरेंस। अगर कभी भी दो चीजों में एक पूरे सर्किल में फेज डिफरेंस चाहिए तो डेल्टा थीटा होता है क्या, डेल्टा ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, जितनी देर के लिए आपको वो फेज डिफरेंस चाहिए। डन। तो देख लेते हैं दोनों के ओमेगा में क्या डिफरेंस है, बताएं। पहले का कितना है, 2π/t, दूसरे का कितना है, 2π 5t/4। यहां तक समझ आया या नहीं। हाँ, और कितने टाइम में एंगल डिफरेंस चाहिए, टी टाइम में चाहिए। तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, आंसर क्या दिखेगा, 1 - 4/5। तो कितना आ जाएगा, 2π/5। मे भी ये डाइजेस्ट नहीं होता, बट ये है जिससे हम मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं। बट बिकॉज ये फील नहीं आता ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा इसको प्रेफर नहीं किया करता हूँ, कॉमन सेंस वाला ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट कई बार हो जाता है एग्जाम में कॉमन सेंस काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन 93 को आप अच्छे से स्टार मार्क करके रखेंगे। किसी ने मेरे से पूछा था क्वेश्चन नंबर 93, वो कुछ और ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये समझेंगे यहाँ पर। ये अभी समझ आया ना कि अगर फेज डिफरेंस निकालना है पूरे किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कि दो लोगों के बीच में, तो आप उनका डेल्टा ओमेगा इंटू टी कर सकते हैं। ठीक है सर हाँ, ऐसा सेम क्वेश्चन आ गया लेकिन उस टाइम क्या पूछा है कि जब बी कंप्लीट करेगा एक ऑसिलेशन तब दोनों में फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तब हमें ए को देखना पड़ेगा ना फिर कि ए अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब ए ने बी ने कंप्लीट किया है ना, तो यहाँ पर टाइम यूज्ड कितना हो जाएगा,
समझ आया? पाई टी है सर। ये कैपिटल टी नहीं है, ये टाइम यूज्ड है कि कितने टाइम बाद पूछ रहा है एक्चुअली। हाँ हाँ सर। ठीक है, बट कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं एक बार चेक करते हैं। हाँ 93 हो गया, 95। सर 95 नहीं। ओके ओके, हाँ ये तो नोट्स में लिखा है ना। हाँ सर। हाँ चले 100 तक बताएं डाउट्स। 98। 98 और वो वाला क्वेश्चन बताना आयुष, ठीक है, जहाँ पर दिखे वो वाला, इसी का जो अपोजिट वाला है। हाँ हाँ सर। ओके। 99 99 100 100 ठीक है, चले देखें यार, चले ध्यान दे 98 देखें। अरे फेज डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा है? वेलोसिटीज ना, तो यार मतलब क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। सो y1 का डिफरेंशिएशन बन जाएगा क्या, v1 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 100 पाई बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा 100 पाई मतलब 10 पाई बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos बस 100 पाई t प्लस पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया v1। v2 को लिख लेते हैं। v2 कितना है, cos होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, सो माइनस 0.1 पाई cos का हो गया साइन पाई t। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। हाँ अब बना लेते हैं यार इनका ये फेजर कि ये कौन सा कहाँ पर होगा। चलो बताओ यार, v1 कहाँ पर होगा, cos है और ओमेगा टी ज्यादा जा रहा है, तो पहले तो cos से एंगल किस तरफ लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन लिखा है तो उसका ओमेगा टी कैसा दिखेगा, माइनस में, क्योंकि वो इस एंगल को कम कर रहा होगा। और अगर 2 वाली पोजीशन ली तो इस एंगल को क्या कर रहा होगा ओमेगा टी, बढ़ा रहा होगा। ठीक, तो मतलब समझ गए ना यार, ये समझ में आ रहा है या सब हाँ हाँ कर देते हो? फेजर याद आ रहा है ना? क्या बताया था, यहाँ पर रहेगा cos और रहेगा अल्फा, तो अल्फा दोनों तरफ हो सकता है। अल्फा इधर भी हो सकता है, अल्फा इधर भी हो सकता है। फर्क ये है कि अगर इधर किया तो फिर ये माइनस ओमेगा टी करेगा, और इधर किया तो एंगल को बढ़ाएगा, मतलब प्लस ओमेगा टी। तो इसका मतलब कौन सी वाली पोजीशन है, 1 है या 2? 2 वाली है। ठीक है, तो अब मैं इरेज करता हूँ इसे। ये हो गई हमारी v1। अच्छा v2 कितना है, माइनस साइन। माइनस साइन कहाँ पर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया v2। सो v1 v2 हमें दोनों का पता चल गया। अल्फा कितना है यार, 5/3 π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना बचा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, π/6। 6। अच्छा π/6 के दो ऑप्शन है, तो इसका मतलब उसे बोलना चाहिए कि किसके फेज में किसको डिफरेंस करना है। समझ आया ना? मतलब हमें वो ये क्लियर बोल ही नहीं रहा है कि किसमें किसका फेज डिफरेंस देखना है। ओके, तो अगर हाँ, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो फेज 1 माइनस फेज 2 ही करते हैं। सो अगर इफ नॉट स्पेसिफाइड, याद रखना, इफ नॉट स्पेसिफाइड, तो फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी मतलब डेल्टा फाई पूछ रहा है 1 एंड 2 में। तो इसका मतलब ये करना है क्या कि फेज ऑफ 1 माइनस फेज ऑफ 2। फेज ऑफ 1 कॉस, ये सॉरी माइनस साइन कितने पे, 180 डिग्री पे, और ये कितना पर है, माइनस 120 डिग्री पे ना। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सॉरी माइनस 120 पे, और ये 2 वाला 180 पे, तो सॉरी 150 पे, तो माइनस 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब -π/6 आ जाएगा।
तो क्वेश्चन 98 इजी था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ यही डाउट हो सकता था कि प्लस आएगा या माइनस। क्यों बताएं, यही डाउट था ना? सर हाँ सर वहाँ पे कॉस के साथ 100 पाई टी और साइन के साथ सिर्फ पाई टी लगा है, तो उसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं हो में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज से जा रही हैं, बस उसका मतलब है। मतलब ये एक ही सर्किल में नहीं हो रही हैं, ठीक है? इसका मतलब ये किसी अलग सर्किल में, ये किसी अलग सर्किल में। हमें तो बस देखना है कि वो लोकेशन क्या है उनकी, कौन कितना फास्ट घूम रहा है या स्लो घूम रहा है, उससे मतलब नहीं है। ओके, यस सर। 99 देखें। यार फेज डिफरेंस बताना ना, ये दो ऐसे तो यार ये बनानी पड़ेगी ना। पहले बात करते हैं x2 को। x2 क्या है, कहाँ कहाँ पर है? एक क्या है, साइन है, और एक कॉस। दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, सेम है, कुछ है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा इनका, 45 पे। 45 डिग्री पर। ठीक है, और आंसर कितना आएगा, √2 टाइम्स, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये क्या हो गया x2। x1 बताओ यार क्या हो जाएगा, ड्रॉ करें। पहला क्या है, साइन, बट वैल्यू कितनी है, 1/2। दूसरा क्या है, कॉस, बट वैल्यू कितनी है, √3/2। √3/2, √3/2। तो यार एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा 60 डिग्री। आई बाई यस, √3/2 मतलब 60 डिग्री। यस, सो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और वैल्यू कितनी आ जाएगी रिजल्टेंट की, √(this²) + this² क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर ना, 1/2 का स्क्वायर, और वो 3/4 आएगा, ये भी 4/4 मतलब 1। अब बताओ यार दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। पहले का फेज कितना है, 45। 45 डिग्री। दूसरे का फेज कितना है, सर उल्टा क्या 60 डिग्री। क्या अल्फा 160 डिग्री या अल्फा 2 45 है और अल्फा 1 60 डिग्री है। द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन टू सर SHM। x1 फिर एक बार समझे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, x1 फिर एक बार समझे। हाँ x1 ना, ये वाला। यस सर। तो हमने क्या किया, फेजर बनाया, ये साइन के आगे एम्पलीट्यूड जो होता है वो यूज करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड कितना था, 1/2, तो 1/2 यूज किया साइन में। कॉस के आगे कितना एम्पलीट्यूड था, √3/2, तो ये कॉस और ये √3/2। अभी tan अल्फा क्या होता है इनका एंगल, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3/2, बेस कितना है, 1/2, तो 2 कैंसिल क्या है, √3। सो अल्फा किसकी वैल्यू है, √3 tan में 60 डिग्री। क्लियर ना? यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब समझो यार, पाई 6 12, हाँ पाई/12। ठीक, और माइनस अगर पूछा है तो इन दोनों के बीच में देखेंगे कि किस में करेंगे। इस बार उल्टा कर दिया, x2 को पहले ले आया है। मतलब ये है कि लिख दिया उसने x2 को पहले, पता नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है 1 और 2। तो एग्जाम में थोड़ा क्लियर रहेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। खैर ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है पाई/12 में, तो हम सीधे मार्क कर सकते हैं। चलो बताएं फिर नेक्स्ट। 101 101 up to 105। चलो 105। 105 100 रीड कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या है,
देयर मीन पोजीशन आर सेपरेटेड बाय x नॉट, मतलब कि ये कि थोड़ा अलग अलग SHM है। ओके, मतलब ये मान लेते हैं, ये ऊपर एक अलग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये SHM है दो, तो एक मिनट डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये ठीक है, सो ये एक SHM हुई, ये ऐसे कंप्लीट हो रही है, डन। और ये एक दूसरी SHM है जो कि सेम एम्पलीट्यूड से हो रही है और यहाँ पर कंप्लीट हो रही। पहली बात ये समझ आई। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में क्या दिया है डिफरेंस, कुछ x नॉट है, और ये x नॉट क्या है, a से ज्यादा है। अरे अगर a से ज्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना सब। अगर ये वैल्यू a से सर वो ज्यादा है, एक ही लाइन में आएगा ना? हाँ एक ही लाइन में है, वो मैंने फिगर में दिखे इसलिए अलग अलग ड्रॉ किया है। ओके, समझा? हाँ सर। हाँ, तो अभी क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाल दिया है कि ये जो इन दोनों के मीन पोजीशन के डिफरेंस x नॉट a से ज्यादा है ये। ठीक, अब आगे रीड करते हैं। इफ मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज दिस, मैक्सिमम सेपरेशन। सो मुझे पता है कि मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो सकता है, बताओ कब होगा मैक्सिमम सेपरेशन, जब ये कहां पर हो, इस एक्सट्रीम पे हो, और ये इस एक्सट्रीम पे हो। समझ आया ना? ठीक, तब उसका मैक्सिमम सेपरेशन होगा। बट यार तब मैक्सिमम सेपरेशन कितना दिखेगा, बताओ मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, x नॉट प्लस 2a। लेकिन यार क्वेश्चन में तो कह रहा है कि कितना होना चाहिए मैक्सिमम सेपरेशन, x नॉट प्लस है, x नॉट प्लस a होना चाहिए। सर एक- वो x नॉट के साइड बस- पे a और फिर x के लेफ्ट साइड पे a से होगा ना? x नॉट के साइड पे x नॉट के लेफ्ट साइड पे a, नहीं हाँ वही तो, ये फिगर समझ आया कि नहीं, ये दो SHM जिनको मैंने अलग अलग बनाए एक ही लाइन में हो रही हैं, और मैं इनको बस सॉल्व कर रहा हूँ कि इनके बीच मीन पोजीशन के बीच में x नॉट डिस्टेंस है। ठीक है, ये इनकी मीन पोजीशन है, इन पे x नॉट डिस्टेंस है। मैंने बोला कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, x प्लस 2a। बट सोचो कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा जब ये यहाँ से स्टार्ट करे और ये यहाँ तक पहुंचे, बट उस टाइम पे ये बंदा कहाँ पहुंच जाए, अपोजिट एंड पे पहुंच जाए। समझ आया? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तो तब हो सकता है कि जब ये t/4 लेगा ना एंड तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब ये कितना ले रहा होगा टाइम, t/4। इसका मतलब ये मीन पोजीशन से राइट साइड जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आएगा, यार t/4 टाइम पे समझो, t/4 टाइम पे इस बंदे को यहाँ पहुंचना है और t/4 टाइम पे इस वाले को यहाँ पहुंचना है, तभी तो मैक्सिमम होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाद वाला इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तभी तो दोनों अपोजिट एक्सट्रीम पर होंगे। ये समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर मैक्स डिस्प्लेसमेंट होता x नॉट प्लस 2a, तब उनके बीच में इनिशियल फेज कितना होता, तब उनके बीच में इनिशियल फेज होता है, एक आगे जा रहा है और एक पीछे, कितना है फेज, कितना पाए का, 180 डिग्री या फिर पाए, 180 डिग्री। 180। या फिर पाए। अब देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, हमें ऐसा करना है कि उनके बीच का मैक्सिमम फेज कितना रह पाए, x नॉट प्लस x नॉट प्लस a। तो x नॉट प्लस a अगर हम देखें, क्या देखें, सर अगर a बाय हाँ हाँ बोले क्या डाउट है, सर अगर x से राइट साइड a डिस्टेंस और x से हाँ x नॉट वही तक x वही नॉट प्लस a हो जाएगा। यही,
अगर हमें x नॉट प्लस ए चाहिए तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं ना, यहां से यहां तक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब t/4 पर इसे यहाँ पहुंचना चाहिए, बट ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि t/4 पर ये रुका रहे। इसका मतलब ये होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहीं से स्टार्ट हो जाए और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? x नॉट बाई x नॉट प्लस ए। तो अगर मैक्स डिस्टेंस x नॉट प्लस ए रखना है तो दोनों को स्टार्ट क्या करना चाहिए? एक को एंड से स्टार्ट करना चाहिए और एक को मीन से। तो इनिशियल फेज कितना आ गया? π/2। इसमें कुछ सॉल्विंग की जरूरत नहीं, यही लॉजिकल क्वेश्चन ही है कि कब किस तरीके से रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे भी याद समझ लेना है ध्यान से। समझ आया? बताएं, क्लैरिटी है दोनों? यस सर। ओके, चलो 105 देख लेते हैं। 105, ओके, जस्ट मिनट होल्ड ऑन इफ यू। ओके, सो 105, हाँ 105 देखें। ओके, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? तो याद है बताया हुआ था ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? टोटल एनर्जी जितनी ही हो सकती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू, और उतनी ही हो सकती है क्या? काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू फिक्स है, लोकेशन अलग अलग होगी दोनों की। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? कॉस स्क्वायर की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी मैक्स कितनी हो सकती है? 1। चलो 110 तक बताएं। 106। 110 तक 106। ओके, 106 हो गया। देखें 109। 109। अरे ये क्या था यार, ये तो कितना एनर्जी में सॉल्विंग कराया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड में कराया हुआ है ना, कि कितना एनर्जी चेंज हुआ वहां पर। सो ये कैसे निकालते हैं? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। द वर्क डन होगा चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी निकालेंगे मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल क्या था? 4 + 4 का स्क्वायर था, जबकि पहले कितना था सर? 4 का स्क्वायर था। क्लियर? तो हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा फैक्टर? हाफ के, और ये 4 4 8 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये क्या आ जाएगा 60। सो कितना आ जाएगा 48। वैल्यूज रख देंगे। यार 106 बहुत सिली सा क्वेश्चन था, सोचना पड़ेगा ना। मतलब ये सारी चीजें तो बता चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में भी, कि फर्दर अगर स्ट्रेच किया तो हम हमेशा डिफॉर्मेशन मीन से ही लेते हैं। ओके,
105 फिर से बताएंगे। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया? ओके 105 में ये बताया है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, मैक्सिमम पोटेंशियल के। और पोटेंशियल भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, काइनेटिक, सिर्फ लोकेशन अलग अलग होती है, अलग प्लेस पर एंड अलग टाइम पे, ये सब डिफरेंट होता है। बट वैल्यू क्या होती है सबकी सेम, जो मैं टोटल एनर्जी होती है वही पोटेंशियल की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, वही काइनेटिक की। तो ये दिया हुआ है ना काइनेटिक, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब कितनी, के मैक्स हो जाएगी के नॉट। सो पोटेंशियल वगैरह भी मैक्स कितनी जाएंगी, के के नॉट। नॉट। एक टाइम पे दोनों मैक्स नहीं होती, तो अगर टोटल एनर्जी पूछ लेना तो 2 के नॉट मत कर देना, जब एक मैक्स होती है तो दूसरी 0 हो जाती है। हाँ सर। 109 किसी ने पूछा क्या? वन 109 क्या पूछा हुआ है 109 में? अरे के दिया है और एम्पलीट्यूड दिया है, तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम? मतलब F इज इक्वल टू के एक्स से F निकाल सकते हैं ना यहाँ से, या फिर एनर्जी भी तो निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर से ही तो निकालते हैं। फिर के को लिख देते हैं क्या, ओमेगा इंटू ए वाला, क्लियर, ओमेगा। हाँ, तो ये क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। के पता है, ए पता है, बस यूनिट ध्यान देंगे। सो ये उसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यू मैक्स। देखिए आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 200। 200 जूल। यही मैक्स वैल्यू होगी यू की, और यही मैक्स वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, यही मैक्स वैल्यू, यही वैल्यू होगी टोटल एनर्जी की। चलो 115 तक बताएं। ओके, विच वन? 112. देखें 112 देखें, ओके। इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है तो काइनेटिक क्या होगी, मैक्स होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मुझे पता है कोई भी एनर्जी मैक्स हो उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस सब कुछ दिया हुआ है, ओमेगा फाइंड हो जाएगा, क्लियर। ओमेगा फाइंड हो गया तो वहां से क्या पता चल जाएगा कि कोई भी एनर्जी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अगर सिंपल वैल्यू पूछी होती तो फिर हम लिखते हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अप टू 20 बताएं, 20। अप टू 125 बताएं। 23, 123। 121, 120. 21. 21, 23 एंड 21, यही दो सुनाई दिए मुझे। 22. 26. 26 और कोई क्या, अप टू 30 तक बता डालो यार। 28, 28 चले।
27. 7 भी मार्क कर देते हैं। चले देखें। अरे यार, अगर उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, मतलब कौन सी चीज है जिसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड? टाइम पीरियड हाफ हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। डबल। टी हो गया हाफ, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। यार अब पता है ना मैं कौन सी चीज की फ्रीक्वेंसी डबल होती है? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. भाई साहब ये तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। टाइम पीरियड टी है, उसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड हाफ हुआ, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल, और फ्रीक्वेंसी डबल एनर्जी इसकी होती है, टोटल एनर्जी नहीं, वो तो कांस्टेंट रहती है। 23 देखें यार, बहुत डाउट है 23 में। सुन लेते हैं 23 में ऐसा क्या दे दिया है। अरे भाई क्या मजाक था। इसका मतलब ये हुआ वो लास्ट ईयर क्यूब पूछा हुआ है ना, सो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना। इसमें इतना ना सॉल्व करने वाली और सोचने वाली बात क्या थी? एसएचएम का क्वेश्चन ही नहीं है ये। समझ आया? एसएचएम का काम है क्या यहाँ कुछ? नहीं। क्या लगाना है यहाँ पर? एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी एच हाइट पर है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। और बोल रहा है 10% कहाँ चली गई? लॉस हो गई। तो कितनी परसेंट काम आ रही होगी? 90%. 90%। तो 90% मतलब 9/10 इंटू 90/100 इन एक्चुअल अगर देखें तो यही हमें काइनेटिक एनर्जी दे रही है। हमारा आंसर आ गया 9/10। पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कितनी है? 2 मीटर। एम जी, और हाइट कितनी है? 2 मीटर, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम कैंसिल आउट, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई। समझा? तो वी की वैल्यू में जी रख देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 इंटू 2 4, और जी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना 10 से। तो क्या आंसर आ जाएगा वी का? 3 इंटू 2 6। यार समझ आया 23? यस सर। हाँ, एसएचएम का क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। इसलिए मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझाई थी कि बीच में सिंपल पेंडुलम में काफी क्वेश्चन आएंगे उस पर बेस्ड। 26 देखें। अरे क्या चल रहा है भाई? ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो यार? इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 75%, मतलब कितना? 75/100 ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज का फंक्शन होता है बताएं? जीरो पर वैल्यू जीरो होती है क्या काइनेटिक एनर्जी की? तो साइन का नहीं, किसका फंक्शन होता है? कॉस का। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का फार्मूला सर क्या होता है? हाफ एम ओमेगा Half an omega square. स्क्वायर। तो यार ये क्वेश्चन बचा ही नहीं ना, ये सब कैंसिल आउट हुआ। कॉस का स्क्वायर रूट ले लो। कॉस ओमेगा टी कितना आ गया? √3/, मतलब कॉस 30 डिग्री। समझा? और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2π/t। टी कितना है? 4 सेकेंड इंटू टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। डन? तो कितना आंसर आ गया टी का? 1/3 सेकेंड। सो 26 अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वैसा कुछ है नहीं, जस्ट इक्वेशन बनानी है कि इतना इतना टाइम्स है, बस सॉल्व कर देना है।
27 देखें। अरे एट t/12 मतलब कितना डिग्री चल गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। t/12 का मतलब ये है कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर किस लोकेशन पर होता है? a/2। 30 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा? a/2। तो अगर x के टर्म्स में सॉल्व करना है तो x में भी कर सकते हो, और x के बारे में नहीं सोचना तो डायरेक्टली क्या रख सकते हो, t के बारे में भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ये 27 किसने पूछ लिया यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक करना है ना, तो फॉर्मूला तो लिखना आना ही पड़ेगा ना यार आपको। पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या रेशियो आ गया? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और x की वैल्यू कितनी है? a/2। समझ आया? यार बताएं, कोई डाउट क्या किसी को? तो क्या रेशियो आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4 और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब 3/4 नीचे आ जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा। 3:1। नहीं, 3/4 3 नीचे ही रहेगा ना, 1/3 ही आएगा। चले, समझ आया कि नहीं यार? 27 28 देखें। डी दिया है। क्या? So 3:1। सर 3:1। 3:1। 1 minus 3/4 1/4। सो 4 minus 1 मतलब 3/4 नीचे आएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3। यार 1/3 आएगा। देखो किसका किस में रेशियो पूछ रहा है, पोटेंशियल और काइनेटिक की पूछ रहा है ना। हाँ। सही है, 3:1 आएगा। गलत है आंसर। ओके ठीक है। 28 देखें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्या दिया है? अल्फा दिया है। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है। ठीक है, अगर हम सिंपल वे पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहता था? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस X square. अच्छा, ये पूछ रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो वो तो मुझे पता है कि टोटल एनर्जी जितनी होगी एक्स एक्सट्रीम पर, सॉरी एक्सट्रीम ने मीन पर, एक्स 0 पर होगी। तो आंसर क्या आएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमें बदलना है, आंसर किसके टर्म्स में दिख रहा है? जी एल इन सब के टर्म्स में दिख रहे हैं। तो यार ओमेगा क्या होता है? अच्छा समझा। ओमेगा अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? रूट एल बाई रूट जी बाई एल। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे तो देखना आंसर क्या आ जाएगा? हाफ m जी बाई एल इंटू एम्पलीट्यूड कितना है ये निकालना पड़ेगा ना यार। आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो क्या? नहीं,
फॉर स्मॉल एंगल मैंने बताया था, क्या निकाल सकते हैं हम एम्पलीट्यूड? और फॉर स्मॉल थीटा या फॉर स्मॉल अल्फा क्या रिलेट कर सकते हैं? साइन अल्फा को अल्फा अल्फा, और उसे लिख सकते हैं आर्क ओवर रेडियस, एम्पलीट्यूड ओवर L minus L लेंथ। cos. क्या बोल रहे हो आप? ये बोल रहे हैं कि फॉर स्मॉल एंगल हम ये लिख सकते हैं, ये समझ आए कि नहीं? Yes, sir. बट यहाँ पर कहीं पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्मॉल एंगुलर है या फिर एसएचएम है? ऐसा बोला क्या कि एसएचएम है? नहीं, क्या पिक किया है? सिर्फ सिंपल पेंडुलम। तो फिर इसीलिए सिखाया कि सिंपल पेंडुलम है, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा स्मॉल नहीं है तो फिर अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपन को क्या चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोकेशन क्या है, जिस लोकेशन से आ रहा है। मान लेते ये लोकेशन है, यहाँ पर अभी एनर्जी क्या होगी? 0, स्पीड होगी 0, और यहाँ पर वो गेन क्या कर लेगा? मैक्सिमम स्पीड। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स देखनी है तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। और बताया था वी कैसे निकाल सकते हैं? वी निकाल सकते हैं एनर्जी बैलेंस से। कैसे? वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2g H. एच, और ये तो 0 है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? Root 2gh. वी स्क्वायर तो सिर्फ जी एच आएगी ना। हाँ. ठीक, तो ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया है? एम जी एच। मतलब बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बिना मतलब हमने इतना सॉल्व किया यार। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, और वो इक्वल होगी किसके? जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो वहां से चेंज करके लेके आया है। ओके, ये एच हाइट उसने कवर की, उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसे काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। और ये एच निकालना आता है यार सबको? क्या आता है एच? L minus L cos. L minus L cos. cos theta. एल कॉस थीटा। ये ठीक है। तो हमें ये कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए फिर कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्या दिया है। अगर स्मॉल एंगल का दिया होता तो हम ये वाले लॉजिक लगा सकते थे, अल्फा साइन अल्फा को बाद में रिप्लेस कर देते भाई, एल से ए आ जाता। लेकिन अभी ये नहीं दिया कि एसएचएम है और स्मॉल ऑसिलेशन है, तो हमें जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। बता 28 क्लियर ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 40 तक बताया। 30 30 और बताया 40 तक, कोई डाउट? 131. 36. 131 सॉरी 30, 31 एंड 35 36. 36. 5 एंड 36 6। भाई 5 एंड 6, 6 तो बहुत डिमांड में है। और भी कोई क्या? ठीक है, चलो देख 38 लेते हैं। 38 भी। चलो यार, चलो यार थोड़ा सा भी देखते हैं, समझें। 30 देखते हैं। यू दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, तो यार मुझे पता है कि यू से क्या निकालना पड़ेगा। क्या बात करते हैं तुम लोग, इस तरीके से भूल जाते हो ना। अगर कभी भी यू दिया है, यू नोन है, तो एफ कैसे निकाला करते हैं यार? फोर्स बताओ। अगर यू पता है भाई तो एफ कैसे निकालते हैं? Du by dx. U by ओके, dx. थोड़ा और क्लियर रखें। Minus. माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमारा हो गया एफ निकालने का तरीका। अबे यार सॉल्व कर दो यार, कर लेते हैं इसे डिफरेंशिएट। क्या आंसर आ जाएगा यू एफ का? 3k. माइनस 3k एक्स स्क्वायर। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? X square. X square. एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यार ये तो एसएचएम तो हुआ ही नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा है? ठीक है, एसएचएम बोल ही नहीं रहा है, क्या बोल रहा है? सिर्फ एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस। ओके,
सो आपको बताना इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। मतलब यार ये SHM नहीं है, मतलब अपन फॉर्मूले वगैरह से लॉजिक लगाएंगे क्या? नो सर। नहीं, फॉर्मूले वगैरह से लॉजिक नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसे। देखें थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं फिर। सब और के को m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना? के को क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वायर क्या? नहीं, ये हाँ, के तो अलग अलग से दिया है ना क्वेश्चन में, कहीं कहा थोड़े ना है कि ये f प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स वाला है। ऐसा बोला है क्या कि ये के ऐसा है? जब ये के ऐसा होता है तब फिर वो ओमेगा से रिलेटेड है। ओके। यस सर। तो फिर इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ रहेगा। हमें प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया यार, मतलब फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते यार अभी। समझ आया ना? क्योंकि अभी ये SHM नहीं है तो फिर हम ऐसे बोल नहीं सकते ना कि ये के इक्विवेलेंट है। ओके, तो इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। ओके, और a से x का फंक्शन ब्रेक करना है तो a को क्या लिखना चाहिए हमें? अरे इसे लिखा ma, और अभी क्या हुआ, a को क्या लिख सकते हैं अगर हमें x के बारे में सॉल्व करना है तो? v into dv by dx। हाँ, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3k(x²। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अभी इसे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, v²/2 इज इक्वल टू माइनस, मैं 3k/m को अलग से लिख लेता हूँ, इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³/3। अब समझना इसके फिगर को आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि स्पीड कहाँ पर क्या कैसे हो रही है। ठीक, तो बताओ स्पीड 0 कहाँ पर होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। x इक्वल टू a तक। हाँ, तो मतलब ये होगा कि ये इसकी कुछ एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और अगर हम x0 रख देंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। हाँ सर। हाँ यार, रुके यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। ये पहली बात तो SHM नहीं है, तो ये ऑसिलेशन नहीं कन्वर्ज हो रही है। कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, रुक यार, इसे कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करके ये जो फंक्शन अपना आया ये अभी भी किसमें कन्वर्ज नहीं हो रहा है, मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक लिमिट लगानी चाहिए थी ना। क्या लिमिट क्या लगनी चाहिए थी कि जब x 0 था तब v मैक्स था। ठीक, और जब ये x मैक्स था, मतलब लेट्स से एम्पलीट्यूड था, तब v क्या था, 0। ओके, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा फिर देख लेते हैं। तो आंसर आएगा इसका मतलब जब हमने v²/2 निकाला तो 0 रखा होगा, और फिर v मैक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a² आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 3 भी कैंसिल आउट हुआ, v² कैसे रिलेट आ गया, v² रिलेट आ गया 2k/m इंटू x³। ये रिलेशन हमें पता है कि v² का ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या पूछा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज a देन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज के प्रोपोर्शनल है,
टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो पहले तो इसका क्या पता होना चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड, और फिर इसका टाइम पीरियड। नहीं यार, ये ऐसे नहीं आएगा। आई गेस क्या करना चाहिए, कंपैरिजन कुछ करेंगे हम। सर हाँ वो u इज इक्वल टू के एक्स क्यूब लिखा है ना वहाँ पे, मतलब मैंने सॉल्व किया था तो k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर और x की जगह पे a साइन ओमेगा t को रिप्लेस करके सॉल्व किया हाँ, था। ठीक है, वो भी अप्रोच कर सकते हैं। मतलब पॉइंट ये कि इससे अभी लॉजिकली ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पर आके हमें पॉइंट ये है कि v स्क्वायर और x से अभी ये रिलेट नहीं हो रहा कि v की जो वैल्यू है, x को अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूं यहाँ पर, तो v रिलेट नहीं हो रहा उस तरीके से यहाँ पर। सो उसके जगह पर जैसे अभी आपने बोला कि हम SHM से कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो लेट से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपना, f इज इक्वल टू आ गया कितना, -3k x स्क्वायर। ठीक है, इसे अपन क्या बनाने का ट्राई करें, SHM से कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो SHM में क्या हुआ करता था, f SHM में कैसा रहता था, SHM में f रहता था यहाँ पर रहेगा -kx टाइप का, kx टाइप, या फिर एक्सेलरेशन की बात करें अगर, तो वो हो जाता था क्या, -ओमेगा स्क्वायर x टाइप की। तो इसका मतलब ये है कि ये थॉट ओमेगा स्क्वायर x यहाँ पे रिप्लेस करें अगर हम, ठीक, तो एक एक्स्ट्रा x बच जाएगा, और उस एक एक्स्ट्रा x को क्या समझ रहे हैं हम, a sin ओमेगा t। फिर भी वो SHM को यूज करना हो जाएगा, मुझे नहीं लगता वैसे हमें करना चाहिए इसमें। यार ये 130 वाला रुके हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ और थॉट हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये SHM नहीं है। SHM नहीं है तो फिर किसी और तरीके से हमें टाइम पीरियड देखना पड़ेगा इसका। और या तो फिर बेसिक थॉट है कि एक x को अलग कर दें, या फिर जैसे आपने बोला कि x को अगर हम क्या मान लें, a sin ओमेगा t, x को क्या मान लिया, a sin ओमेगा t। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो भी वो साइन स्क्वायर का फंक्शन आएगा ना, उससे हम टाइम पीरियड कैसे रिलेट करेंगे। मान लेते हैं SHM का टाइम पीरियड ले लेते हैं, ये क्या है, 2π√m/k। सर या फिर v को x/t लिखेंगे। v को x/t, नहीं नहीं, इस फंक्शन को फिर फर्दर करें अगर हम क्या करें, dx/dt, एक सेकेंड, अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा ना, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, सो हमें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है यार, ये मैं एक बार सॉल्व करके फिर आप लोग को बताता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एकदम अलग फंक्शन आएगा कुछ, तो चेक करना पड़ेगा इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कि टाइम पीरियड क्या आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है इसी फंक्शन को आगे सॉल्व करेंगे तो फिर निकल के आएगा डिफरेंशिएट होके कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हमारा v स्क्वायर आ गया है ना, v स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं, चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। v एज अ फंक्शन देखें क्या आ सकता है। यहाँ पर क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, रूट ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √2k/m, और x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 3/2। अभी v को क्या लिख दिया, dx/dt, इसे क्या लिख दिया, dx/dt,
और फिर से इंटीग्रेट कर दिया, तो dx और x टू दी पावर 3/2 को इधर ले आए, इंटीग्रेट कर दिया, √2k/m को रखे रहने दिया और dt। तो ये हो गया हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या x का फंक्शन। x का फंक्शन देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से x टू दी पावर -3/2 और हमें क्या करना है +1 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा -1/2 बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x टू दी पावर -1/2 अपॉन -1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा t। ठीक है, फिर अपन को लिमिट देखनी पड़ेगी कि टाइम 0 पर वो कहाँ पर था, मीन पोजीशन पर, और टाइम t पर किसी पोजीशन x पर है। तो यहां से क्या फंक्शन आ गया कि t प्रोपोर्शनल टू 1/√x आ गया। मतलब टाइम पीरियड किस चीज का फंक्शन रहेगा, रूट ऑफ डिस्टेंस का फंक्शन रहेगा। तो हमें क्या चेक करना था कि इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। अगर डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है a है, तो a के टर्म्स में क्या दिखेगा, फिर वो प्रोपोर्शनल टू 1/√a दिखेगा। ठीक है, आंसर क्या दिया इसका, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, SHM नहीं है तो फिर इसे कंपेयर करना कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। मतलब ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, SHM का बना ही नहीं। पॉइंट समझ आया क्यों, इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया x² आ गया। तो SHM नहीं बना, तो हमने फिर इसे क्या सॉल्व किया, इसे अपन v लेके आए कि v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, और अल्टीमेटली हमें टाइम निकालना था एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम टाइम एज अ फंक्शन ऑफ x लेके आ गए। ओके, ठीक है, ठीक है, 130 डन। सिर्फ ये SHM का कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, टोटल ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। 31 देखें, ओके। सो किस पे रिलेट करना है, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट पे रिलेट करना है। ठीक है, तो दो टाइप के रिलेशन है, एक तो अपन कैसा देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला देख सकते हैं, और एक क्या देख सकते हैं, जैसे ये सिंपल सॉल्विंग के बारे में पूछा हुआ है, तो अपन को इन तीनों में रिलेट करना है, तो तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखिए तीनों के फॉर्मूले क्या क्या आ जाएंगे बताएं। F is equal to -kx। -kx, ठीक है, और k को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या जस्ट kx ही लिखा रहने देते हैं। u का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर। अच्छा, अभी क्या रिलेट करना है, इनको ही रिलेट करना है, तो इसका मतलब क्या करें, k को रिप्लेस करेंगे। अरे k को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो काम बन गया, f इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू कितनी आ गई, 2u/x² इंटू x। ओके, ठीक है, ये सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्या था, 35 देखिए 35, keeps correct time at 30 degree latitude if it is taken to poles। तो यार ये पहले बताया कि अगर पहले वो 30 डिग्री पर है लैटिट्यूड पे और बाद में पोल्स पे लेके गए, तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज हो रही है। तो स्टेप याद रखना, बाय द वे ये मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, कहाँ पर, थर्मल प्रॉपर्टीज में, कि क्लॉक के बारे में गेन लूज टाइम कैसे लिखते हैं। सो जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कम हो रहा होगा। जी इंक्रीज हुआ मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। अब समझो यार, टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि फास्ट चलने लग गई है क्लॉक। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है ऑसिलेशन फास्ट हो रहा है, टाइम पीरियड लेस मींस ऑसिलेशन क्या हो रहा है, फास्ट। ऑसिलेशन अगर फास्ट हो रहा है तो समझो
मतलब ये है कि उसने कम टाइम पे कवर कर दिया है ना। हाँ। क्लियर? मतलब अगर उसने कम टाइम पे कवर कर दिया, मतलब 1 आवर था एक्चुअल 1 आवर, उसका टाइम पीरियड कम होने का मतलब है उसने पहले ही 1 आवर से पहले अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब अब तो वो आगे चली गई ना, मतलब किसी एक ऑसिलेशन को 1 आवर में कंप्लीट होना था, उसने जल्दी कर दिया, किसने 58 मिनट में कर दिया। इसका मतलब ये कि हमें लग रहा है कि 1 आवर हो गया, वो क्लॉक दिखा रही है, बट अब वो क्लॉक तो 2 मिनट एक्स्ट्रा आगे चली जाएगी ना। क्लियर? तो इसका मतलब इस केस में जब वो फास्ट ऑसिलेट करने लगेगी, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है फास्ट ऑसिलेट कर रही है, और फास्ट ऑसिलेट का मतलब है इट विल गेन टाइम। तो रिलेशन माइंड में रखो, क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज हो। जो भी कंफ्यूजिंग चीज होती है मैं उनको एकदम सॉर्ट आउट करके लिखाता हूँ, अपोजिटली रिलेट है अगर वर्ड्स वाइज देखें। सो ये समझो कि टाइम पीरियड और गेन और लूज की बात है तो उल्टा होता है। टाइम पीरियड कम हो रहा है मतलब फास्ट हो गई, मतलब गेन करेगी टाइम। ओके। 36 देखें। अरे बताया ना फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड के क्या आता है? mg/l आता है ना यस सर। फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। बताया था ना के क्या आता है? mg/l। अरे डिराइव कराया ना नोट्स में। हाँ सर। तो इसे याद रखना है, कि नहीं याद है तो इससे कंपेयर करके रखो। 2π√m/k होता है, और जबकि कंपेयर कर सकते हैं इसे 2π√l/g से। तो कंपेयर करके क्या कर लो, फाइंड कर लो के। समझ आया? 38 देखें। अरे अभी तो बताया ना, सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। और इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आपको, और मैक्स स्पीड चाहिए। तो जब टी पता है और वी मैक्स चाहिए यार, तो वी मैक्स पता है ना, ए ओमेगा होती है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ओमेगा इज 2π/t ना। 38 किसका डाउट था भाई, समझ आया कि नहीं? सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड था 2, उससे क्या निकाला हमने, ओमेगा। क्यों निकाला? ऐसे थोड़े ना, मन नहीं कर रहा। पॉइंट है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, वी मैक्स पूछा है, वो ए ओमेगा होता है। ए दिया है, ओमेगा नहीं दिया, ओमेगा फाइंड करके लिख देंगे। चले। हाँ 150 50 तक बताएं। 40 40 50 तक कोई और डाउट? सर 143 143 43 और कोई डाउट 50 तक? है 46। ठीक है। अरे यार क्या करते हो यार तुम लोग, ये वाले तो कितने बार कराया हुआ है यार। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √l। अगर स्मॉल परसेंटेज है तो क्या लिखते हैं, परसेंटेज इन टी विल बी, रूट बाहर आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन एल। l। अगर ज्यादा परसेंटेज है तो प्रॉपरली लिख लेते हैं T2/T1 इज √l/L1। क्लियर? तो टाइम पीरियड कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 20%। मतलब कितना हो गया टाइम T2, 1.2 1.2 टाइम्स। और L2 कितना होगा, when the length of
पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच, मतलब L2 कितनी है? L2 है L1 प्लस 22 अपॉन L1, और ये रूट इधर किस में आ जाएगा? स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हुआ 1.44 इज इक्वल टू डिवाइड किया L1 1 प्लस 22 बाई L1, ये 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 डिवाइडेड बाई 0.44। क्लियर यार? तो कितना आ गया? 50। यार ये बेसिक सॉल्विंग है, ये हैबिट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं, फिजिक्स में थ्रू आउट काम आने वाली चीज है। फोर्टी थ्री देखें। अरे, a wall clock regulated by a second pendulum। सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकंड। 2 seconds। ठीक है, गो स्लो बाई 20 सेकंड पर डे। हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द फॉल्टी पेंडुलम? तो मतलब ठीक है, ऑसिलेशन अगर हमें चाहिए, ऑसिलेशंस, तो पूरे डे के निकालो और फिर 20 सेकंड के हटा देना। 20 सेकंड में एक्स्ट्रा कितने ऑसिलेट कर लिए होंगे? 10। वो 10 हटा देंगे, बाकी पूरे दिन में कितने हो जाएंगे ऑसिलेशंस? तो पूरे डे में 24 इंटू 3600 इतना हो गया सेकंड, और डिवाइड बाई क्या? 2 सेकंड। उसमें से 10 ऑसिलेशंस हटा देना। समझा? यार 43 किसने पूछा हुआ है? समझा? यस सर। हाँ, चलो 50 हुए, 60 तक बताएं। 60 तक कोई डाउट? 51 और बताए 60 तक। 54। यार और किसी ने सॉल्व नहीं किए क्या? सिर्फ एक ही स्टूडेंट पूछा है, सिर्फ हर्षदा ही पूछ रहे हैं। हाँ, 155। 160 तक हो गए क्या? डाउट नहीं है क्या किसी को? अच्छा, कितने लोगों ने कर लिए 160 प्लस? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड यार, मतलब बहुत ही अच्छी बात है फिर तो, इसका मतलब डाउट्स कम है। हाँ, ओके, गुड गुड, ठीक है। थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं यार, काफी हो गया, काफी डिस्कशन हुआ था पीरियड टाइम। अरे यार, ये 51 मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। अगर आप ऐसे डाउट्स हैं तो आप क्या एग्जाम में स्कोर करोगे यार? मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, बताए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आता है? A omega स्क्वायर। हाँ, तो ये कैसे डाउट है यार? इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि यार डाउट मत पूछो, या फिर इजी डाउट मत पूछो, इजी डाउट पूछो, बट पॉइंट है कि अगर इजी वाला नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक है। इसका मतलब या तो नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, या सही टाइम पे फॉर्मूला नहीं क्लिक कर रहा आपको। सिर्फ इसलिए बस बोल रहा हूँ कि सब कुछ गिवन है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, उससे ओमेगा आ जाएगा। 54। ओके, सो बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन द प्लेनेट कवर्स दिस। सो अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना वहां पर। So, मुझे पता है कि फॉलिंग के लिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो आती है हाफ GT स्क्वायर से। इसका मतलब 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी, कितना है? 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? सो इसका मतलब जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4।
इसका मतलब उस प्लेनेट पे जी कम है, तो जी कम है तो टाइम पीरियड निकाल ही सकते हो ना यार। Yes, sir. हाँ, 3.1. एल बाई जी 55 देखें। अरे भाई, वाह भाई, क्या डाउट है यार। यार बताया ना, अगर डीप माइंड में जा रहे हैं तो क्या चीज चेंज हो जाएगा? जी G जी कम decrease होगा, जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा बढ़ेगा, टाइम increase, पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी decrease, decrease. डिक्रीज करेगी। भाई साहब बस पूछना था कुछ तो इसलिए पूछ लिया। हाँ चले कोई बात नहीं, 70 तक बताएं। 70 तक डाउट्स बताएं। सर 162 62 और 166 वो जो आपने पहले 166 वाला पूछा था तो अच्छा अच्छा, उसका अपोजिट वाला। हाँ हाँ उसका समझ आया ना, फिर 67 वो क्या कर लेंगे, टाइम कंज्यूम्ड 67 5/4 हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, चले देख लेते हैं यार एक बार। अरे यार क्या मजाक है यार। टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, एल को अगर 21% बढ़ाएंगे तो मतलब एल कितनी हो जाएगी, 1.21 टाइम्स हो जाएगी ना। इसका 1.2. रूट क्या आ जाएगा, 1.1 आएगा। मतलब कितना परसेंट टाइम इंक्रीज होगा, 10%. 10 %। Shit. ये ऑलरेडी कितनी बार कराया हुआ है यार, इतनी छोटी छोटी गलती करोगे तो फिर एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होगे। इट्स ऑलरेडी बीन मोर देन अ ईयर, समझ रहे हो ना। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि बताना नहीं चाह रहा हूँ क्वेश्चन या नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। बट दो मेजर प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम कम बचा है और यार अभी सीखने का टाइम है। मतलब ऑलरेडी 1 ईयर हो गया, अभी आपको फास्ट सॉल्विंग में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया, याद आया क्या होगा कि 5t/4 वाला कवर कर रहा है तो कंज्यूम टाइम कितना हो जाएगा 5t/4, तो डेल्टा ओमेगा इंटू 5t/4 ये कर सकते हैं, या फिर कॉमन पार्ट में देख सकते हैं। क्या कॉमन पार्ट में क्या देख सकते हैं कि 5t/4 है ना, मतलब पहला वाला कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर कितना टाइम कंज्यूम किया 5t/4। इसमें जो छोटा वाला है वो क्या करेगा, उसने छोटे वाले ने एक पहले सर्किल कंप्लीट किया होगा फुल टी यूज करके, और एक्स्ट्रा कितना है T/4 t/4, तो वो यहाँ तक पहुंच गया होगा। तो समझ गए ना, क्या आंसर आ हाँ जाएगा सर, फेज डिफरेंस 90 90 degree. डिग्री 90 डिग्री। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि समटाइम्स लॉजिक को याद रखना है, क्योंकि लॉजिक से फास्ट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। अगर नहीं है तो इससे तो आएगा ही वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 67 ओके, ये थोड़ा सा कुछ तो अच्छा लग रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है, इसको चार्ज दिया है, क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, उसके नीचे प्लेट क्या रख दी है, पॉजिटिव रख दी है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। भाई क्या बात कर रहे हो, नीचे अट्रैक्ट फोर्स करेगा बढ़ेगा. मतलब नीचे एक फोर्स बढ़ जाएगा ना, मतलब ए नेट जो फील आने वाला है वो जी प्लस समथिंग हो जाएगा ना। हाँ। सो टाइम पीरियड इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। Less than t. ठीक है, चलो ठीक है यार, 70 तक काफी है, 70 तक हो गए। कल अपन पूरा कंप्लीट करेंगे इसे, 240 तक कुछ है, 240 तक कंप्लीट करेंगे इसे। ओके Yes, sir. हाँ, Yes, sir. टेस्ट में वही पूरा कंप्लीट आएगा, तो 240 तक जो भी है वो पूरा कर लेना। और हाँ 240, सॉरी नॉट जस्ट 240, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में इसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं हॉट्स क्वेश्चन के बाद, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन के बाद, हॉट्स क्वेश्चन के पहले 242 तक है, यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन के बाद हमारे पे ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं 282, ये जरूर करने हैं। 282 से 290
285 तक, 282 से 295 तक, ये 12-13 क्वेश्चंस और कर लेने हैं। ओके, मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। Yes. चलो Yes, ठीक है, sir. ठीक है, ओके। सर चलो इस आज के संडे लिए फिर टेस्ट रहेगी, क्या? इस संडे टेस्ट। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir.